अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में देखने जाएं इंटरव्यू टेस्ट की प्रिपरेशन, जिसके अंदर हम करेंगे एनालिटिकल सेक्शन कंप्लीट। और काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि उनको एनालिटिकल सेक्शन बहुत मुश्किल लगता है, तो हमने इसको तरतीब वाइज ऐसा बनाया है कि आपको पहले इजी क्वेश्चंस कराएंगे, उसके साथ साथ आपको मुश्किल कराते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये हमने एक सैम्पल पेपर से उठाया है जो कि यूनिवर्सिटी के किसी एक इंटरव्यू टेस्ट के दौरान आया था। तो ये क्वेश्चन वहीं से है और इसके थ्रू इसके जो क्वेश्चंस जहाँ से दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी वाले जहाँ से दे रहे हैं, वो वेबसाइट का लिंक भी मैंने आपको चैनल की कम्युनिटी टैब में शेयर कर दिया। आप वहां से जाके उनके लिंक्स निकाल सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी आपने वो लिंक्स कैसे निकालने और कहाँ से निकालने हैं और किस तरीके से निकलेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा, ये बहुत ईजी है, आपने इसमें सारा स्केच ड्रॉ करना होता है। जब भी आपको इंटरेस्ट पेपर आएगा, सबसे एंड पे आप देखेंगे आपके पास एक रफ शीट पड़ी होगी। जो रफ शीट होगी, खाली पेज पड़ा होगा, उसका मतलब होता है रफ काम करना है आपने अपने यहाँ पर। तो चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये कहते हैं M, N, O and P आर ऑल डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इससे आपको पता चला 4 तरह के लोग दिए हुए, यानी M, N, O, P 4 किस्म के लोग हैं। इनका आपस में रिश्ता क्या है अभी हम देखते हैं। M इज द डॉटर ऑफ N। मैंने पहले एक M बनाया था और उसको मैंने लिखा कि M इज द डॉटर ऑफ N, यानी ये फादर होगा, ये इसका डॉटर है। N इज द सन ऑफ O। ये जो N है ये सन है O का, यानी कि डॉटर का M का क्या हुआ, ये ग्रैंडफादर लगा। तो मैंने डॉटर के हिसाब से बाकी सारे रिश्ते बनाए हुए। ठीक है, कि ये M जो है डॉटर है तो N उसका फादर, और फादर के लिए जो उसका फादर है वो क्या है, ग्रैंडफादर उसका, यानी O फादर ऑफ N है। थर्ड पॉइंट हमें इन्होंने ये दिया है O इज द फादर ऑफ P। जो O है वो फादर है P का, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि P इज अ बॉय और अ गर्ल। तो इसलिए मैंने लिखा है कि मे बी अ बॉय और अ गर्ल, क्योंकि हमें नहीं पता इनका आपस में क्या रिश्ता है। ठीक है, अब इसके मुतालिक हमें 3 किस्म के एमसीक्यूज दिए होंगे और उन एमसीक्यूज को हमें सॉल्व करना है। एक छोटा स्केच बना लिया आपने। अब इस स्केच से आपको इतना ईजी हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप फौरन से कर लेंगे। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज ट्रू, O इज द अंकल ऑफ M। कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, O इज द अंकल ऑफ M। जो O है वो अंकल है M का। गलत, ऐसा थोड़ी है, वो तो उसका फादर का फादर है, तो यानी कि उसका ग्रैंडफादर हुआ। P एंड N आर ब्रदर्स। P और N जो है ब्रदर्स हैं, लेकिन उन्होंने हमें स्पेसिफाई नहीं किया कि गर्ल है या बॉय, क्या पता उसकी सिस्टर हो। ओके, ये तो हमारे पास क्रॉस हो जाता है। ठीक है, ये वाला भी हमारे पास क्रॉस और ये वाला भी क्रॉस। M इज द डॉटर ऑफ P। M जो है P की डॉटर है। गलत, हो तो उसका अंकल है या आंट होगी, क्योंकि वो तो N उसका फादर है तो उसकी डॉटर हुई। तो इफ B इज द डॉटर ऑफ N, एक और हमें पर्सन दिया है जिसका नाम है B। वो कहते हैं अगर B जो है डॉटर है N की, क्या है, N की गर्ल है, यानी कि B की डॉटर है, गर्ल है, देन M एंड B आर सिस्टर। M और B जो है आपस में क्या लगते हैं, सिस्टर्स। क्या ये बात वैलिड है? एक फादर है, उसकी 2 बेटियां हैं, तो आपस में क्या लगती होंगी, सिस्टर्स। बिल्कुल सही है। तो और नेक्स्ट भी देख लेते, क्या पता ऐसा ना हो 2 ऑप्शन ठीक हो रहे हो। इफ C इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O, अगर C जो है ग्रैंड डॉटर है O की, यहाँ पे एक और ग्रैंड डॉटर है, C इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O, यानी यहाँ पे आ गई। देन C एंड M आर सिस्टर। फिर जो C और M जो है वो आपस में सिस्टर्स है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है वो P की बेटी हो सकती है, उसका कोई और बेटा हो, उसकी बेटी हो सकती है, जरूरी नहीं हो कजन्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं का सिस्टर हो। और जहां मैंने बोला था कि एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक आंसर दे रहा होता है हमें उसको मार्क करना होता है। यहाँ पे जो है कजन वाली बात थोड़ी सही नहीं लग रही, क्योंकि अगर उसकी ग्रैंड डॉटर है, N की भी बेटी हो सकती है, P की भी बेटी हो सकती है। तो हम यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा वैलिड कौन सा पॉइंट लगा, पॉइंट डी। तो पॉइंट डी में ये कहता है कि B N की बेटी हुई तो B और M आपस में सिस्टर्स हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द अबव प्रीमिसेस। इसको कहते हैं प्रीमिसेस। ये हमें प्रीमिसेस दिए हुए हैं। प्रीमिसेस का मतलब होता है आपको पहले से एक फैक्ट्स बता दिए जाते हैं, ये फैक्ट्स नहीं, ये ऐसा कुछ है, ये कंडीशंस है। अब इसके मुताबिक आपने बताना है ऐसा ऐसा क्या होगा अगर हम ऐसे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब उन्होंने ऐसा ऐसा क्या बोला है वो आपको बताते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि उसके मुखालिफ क्या बात जा रही है। P इज द फादर ऑफ M। जो अब इसको मैं करती हूँ रेस, ये जो पुराना सारा काम था ये हमने कर दिया रेस। अब हम नेक्स्ट काम करने लगे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी टू द अबव प्रीमिसेस। P इज द फादर ऑफ M। जो P है वो फादर है M का। गलत, वो तो N है फादर ऑफ M का, तो P ये वाला गलत हो गया। O हैज 3 चिल्ड्रन। जो O है उसके 3 बच्चे हैं, P एंड N। हो सकता है कि उसके 3 बच्चे हों, लेकिन फिलहाल हमें कितने दिए, 2। M हैज 1 ब्रदर।
एम का एक भाई है, एम का एक भाई है यानी कि कोई भी ब्रदर है, ठीक है, लेकिन हो सकता है हो, लेकिन हमें नहीं पता, ठीक है। एम इज द डॉटर ऑफ ओ, एम जो है डॉटर ऑफ ओ है, लेकिन वो तो उसकी ग्रैंड डॉटर है, ये भी गलत हो गया। अनदर पार्टी सी कुड बी द मदर ऑफ एम, कोई और पार्टी सी आ जाए वो एम की मदर हो सकती है, यानी कि एक और पार्टी सी आ जाए वो एम की मदर हो सकती है। तो बताना है इसमें यह है कि कौन सा कॉन्ट्रडिक्टरी कौन से है, कि एक और पार्टी सी है वो एम की मदर हो सकती है, बिल्कुल सही है, हो भी सकती है। और उसके बाद ऊपर लिखा था एम इज द डॉटर ऑफ ग्रैंड डॉटर, सॉरी यहाँ ग्रैंड डॉटर लिखा था, डॉटर नहीं लिखा। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, एम जो है ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ है, ये बात बिल्कुल ठीक है। एम हैज वन ब्रदर, एम का एक भाई हो सकता है, एन का कोई बेटा भी हो सकता है, उसका भाई हो सकता है। ओ हैज 3 चिल्ड्रन, ओ के 3 बच्चे भी हो सकते हैं, क्या पता उसका यहाँ पे एक और चिल्ड्रन हो, तीसरा कोई और बच्चा हो। पी इज द फादर ऑफ एम, पी जो है वो एम का फादर है, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि हमें पहले से बता दिया प्रीमिसेस के जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि प्रीमिसेस में हमें बता दिया है कि एन ही एम का डॉटर है, तो फिर पी एम का डॉटर कैसे हो सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी बात की जा रही है, पी इज द फादर ऑफ एम। अब हम करते हैं इसी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, इफ बी इज द सन ऑफ एन एंड बी हैज वन ब्रदर, कि अगर बी इज द सन ऑफ एन, दोबारा इसको सारा रेस करते हैं, उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन देखेंगे उनमें क्या दिया हुआ है। इफ B इज द सन ऑफ n, अगर B है वो सन ऑफ n है, ये है n का सन, क्या है सन। इफ B इज द सन ऑफ n एंड B हैज वन ब्रदर, और B का एक और भाई भी है D, यानी इसके साथ इसका एक और भाई क्या है D, वो भी n का बेटा हुआ, यानी कि n के 2 बेटे और हैं, एक है B और एक है D, ये दोनों बेटे हैं, ठीक है, क्योंकि अब इन्होंने बोला था B के एक और भाई है D, तो आपस में क्या हुए, भाई हुए, तो उसके दोनों बेटे हो गए D एंड अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देन M इज द सिस्टर ऑफ D, जो M है वो सिस्टर है। अभी इन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दिए, हमें बताना है इन तीनों में से कौन कौन से पॉइंट्स ठीक है, वैलिड है, ठीक है। M जो है वो सिस्टर है, यानी कि जो M है वो सिस्टर है D की, बात सही है। जब M का जो N का फादर, N जिसका फादर है D का, तो N उसी लड़की का फादर है M का, तो आपस में बहन भाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये बात वैलिड है। D एंड N आर ब्रदर्स, D और N ब्रदर्स है आपस में, गलत, क्योंकि उसने बोला कि जब वो B N का बेटा है और D उसका भाई है, तो फिर उसका बेटा कैसे, उसका भाई कैसे हो सकता है, तो उसका बेटा भी हुआ, तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। इस बात को हम क्या करेंगे, निगेट करेंगे कि नहीं ये बात गलत है। उसके बाद नेक्स्ट बात देखते हैं, ओ, उसके बाद हमें बोला है कि O इज द ग्रैंड फादर ऑफ D, तो O जो है वो कह रहे हैं कि ग्रैंड फादर है D का, O है वो ग्रैंड फादर है किसका, D का, तो ये बात भी बिल्कुल वैलिड है कि O का सन N है, N का बेटा D है, तो वो उसका ग्रैंडफादर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये बात भी वैलिड है। तो हम बोलेंगे 1 and 3 ओनली, 1 और 3 वाली बात ठीक है, 1 ओनली नहीं, 2 ओनली नहीं, 3 ओनली नहीं, 1 and 3 ओनली, और 1 और 2 ओनली क्यों नहीं, क्योंकि 1 बात तो ठीक है लेकिन 2 वाली बात गलत है कि D and N आर ब्रदर्स, ये बात हमने बिल्कुल गलत की है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बस वाला सिस्टम दिया गया है, ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, उम्मीद करती हूँ आप लोग यूज करेंगे। अ बस हैज एग्जैक्टली 6 स्टॉप्स ऑन इट्स रूट्स, एक बस है उसके 6 स्टॉप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जरा आप लोग यूनिवर्सिटी की बसेस चलती हैं और एक अपना अपना स्टॉप होता है, तो इस तरह इस बस का जो है 6 स्टॉप्स हैं। द बस फर्स्ट स्टॉप एट स्टॉप्स एट स्टॉप 1, पहले वो स्टॉप 1 पे स्टॉप करती है, देन एट स्टॉप 2 3 4 5 6, यानी पहले यहाँ स्टॉप करती है, फिर 2 पे करती है, फिर 3 पे करती है, 4 पे, फिर 5 पे, ये रिस्पेक्टिवली बारी बारी करती है हर एक उस पे, ठीक है। आफ्टर द बस, यानी कि ऐसा नहीं होता कि जंपे मार मार के कभी इधर रुक रही है कभी इधर रुक रही है, यानी कंसेक्टिवली साथ साथ 1 पे 2 पे 3 पे एक साथ जा रही है। आफ्टर द बस लीव स्टॉप 6, जब से बस स्टॉप 6 पे आती है, द बस रिटर्न्स टू स्टॉप 1 एंड रिपीट्स द साइकिल, वो डायरेक्ट स्टॉप 1 पे आती है, ये नहीं होता कि दोबारा से 5 4 3 2 1 करती है, बल्कि डायरेक्ट से ऊपर से 1 की तरफ जाती है। इसका मतलब ये है कि साइकिल हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो 6 से 5 4 3 ऐसे नहीं चलेगी, वो डायरेक्ट 1 पे चली जाती है, तो ऊपर से साइकिल आएगा। उसके बाद हम देखते हैं
The stops are at 6 building and that are in alphabetical order L M N O P Q. हर स्टॉप के पीछे एक बिल्डिंग है जिसका नाम है L M N O P Q. अब हमने इनको जिस तरह इन्होंने हमें प्रीमिसेस दिए हैं इस हिसाब से हमने इनको डिक्लेयर करना है कि किस स्टॉप पे वो बिल्डिंग होगी. P इज द थर्ड स्टॉप. जो P वाली बिल्डिंग है वो थर्ड स्टॉप पे है. हाँ ठीक है, मैंने P को लिख दिया थर्ड स्टॉप पे. M इज द सिक्स स्टॉप. जो M है वो सिक्स स्टॉप पे बिल्डिंग है. The stop O is the stop immediately before Q. जो कह रहे स्टॉप O है वो बिल्कुल स्टॉप Q से पहले आएगा. तो या तो वो इधर होगा, क्योंकि अगर मैं इसको Q को यहाँ 3 और 6 में तो लिख नहीं सकती क्योंकि दोनों स्टॉप ऑक्युपाइड है. कौन से स्टॉप रहते हैं 1 और 2 और 4 और 5. तो मैं ये कह सकती हूँ कि स्टॉप O जो है Q से पहले, यानी स्टॉप O जो है 1 पे है, Q पे कौन सा स्टॉप है 2 है. या फिर ऐसा होगा कि स्टॉप O पे स्टॉप 4 पे O आएगा और स्टॉप 5 पे Q आएगा. O Q का ऐसे होगा क्योंकि उन्होंने बोला कि O Q से पहले आएगा. तो या तो वो इधर पहले स्टॉप में होगा या तो 4 और 5 स्टॉप में हो सकता है. ठीक है, इन दो में कंडीशंस लग सकती हैं. फिर उन्होंने बोला N इज द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर L. जो N वाला स्टॉप है बिल्कुल N से L से पहले आता है. तो इसमें भी ये मैं 4 5 पे भी रख सकती हूँ और 1 2 पे भी रख सकती हूँ. आई गेस आप समझ रहे होंगे कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा. कि अगर मैं कहती हूँ कि O और Q जो है 4 और 5 स्टॉप पे है, यानी O पहले आता है Q बाद में आता है, 4 और 5 स्टॉप, यानी O 4 स्टॉप पे Q 5 स्टॉप पे. तो ऑब्वियसली N जो होगा L से पहले आता है तो 1 और 2 पे NL चले जाएंगे. अगर मैं कहती हूँ नहीं O Q जो है ना 1 और 2 स्टॉप पे हैं, तो फिर मैं ऑब्वियसली बात है कि फिर N और L जो है 4 और 5 पे चले जाएंगे. तो इस तरीके से ये अल्टरनेट कर रहे हैं. तो अगर मैं इसको इस तरीके से डायग्राम से अगर आपको रिप्रेजेंट कराना चाहूँ तो ये वाला, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है कि O जो है स्टॉप 1 पे है तो ये वाली सारी कंडीशन चलेंगी. अगर मैं बोलती हूँ O जो है स्टॉप 4 और 5 पे है, यानी कि Q 5 पे और O जो है 4 पे है, तो ये वाली कंडीशन चलेंगी. चलिए आप देखते हैं कि हमें इन्होंने क्वेश्चंस क्या किए हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जिन्होंने हमसे पूछा है इन केस N इज द 4 स्टॉप. अगर देखा जाए उन्होंने हमसे बोला कि अगर N जो है 4 स्टॉप है, यानी कि ये वाली कंडीशन इन्होंने बोली है कि अगर N जो है 4 स्टॉप पे है, which among the following must be the stop immediately before P. तो कहते हैं P से पहले वाला स्टॉप कौन सा होगा. तो हम क्या करेंगे, इस वाले ग्राफ को देखेंगे. तो P से पहले क्या आ रहा है Q, तो हम बोलेंगे Q आ रहा है. ठीक है. इन केस L इज द सेकंड स्टॉप. अब बोल रहे हैं इन केस समझो कि L जो है सेकंड स्टॉप है, यानी कि ये वाली कंडीशन इन्होंने उठा ली है, ये वाला ग्राफ उठा लिया. Which among the following must be the stop immediately before M. कहते हैं M से पहले वाला स्टॉप कौन सा होगा. तो इस वाले ग्राफ को देखेंगे तो M से पहले क्या आएगा Q. तो यहाँ पे हम करेंगे Q. इन केस अ पैसेंजर गेट्स ऑन द बस एट O. समझे कि वो जो एक पैसेंजर है वो स्टॉप O पे बैठ गई है, अभी हमें नहीं पता किस वाले पे. राइड्स पास्ट वन ऑफ द स्टॉप्स, वन गेट्स ऑफ एट P, और फिर वो P पे उतर जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. इनमें से कौन सी बात ट्रू होगी. अच्छा, जब इस तरह के क्वेश्चंस आए ना, आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चन सारे एमसीक्यू जो आप ऑप्शंस दिए होंगे उन सबको बारी बारी चेक करना है. ठीक है. अगर कोई ऑप्शन समझ नहीं आता तो उसको छोड़ दें, क्या पता बाकी सारे गलत हो जाए, फिर वही बचे तो इसका मतलब वही ठीक होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट से. L इज स्टॉप 6. L 6 पे हो ही नहीं सकता क्योंकि L पे हमें पता है 6 पे पता है कि सिर्फ और सिर्फ M ऑक्युपाइड है, सिर्फ और सिर्फ M है. L 6 पे हो ही नहीं सकती, ये बात तो गलत हो गई, इसको तो हम लेंगे नहीं. N इज स्टॉप 5. N जो है स्टॉप 5 पे है. N स्टॉप 5 पे हो ही नहीं सकता क्योंकि N या तो 4 पे होगा या तो N होगा. क्यों? क्योंकि उसका नेक्स्ट स्टॉप क्या आना चाहिए, आई है L. तो L जो है 2 या 5 पे हो सकता है, वो स्टॉप 5 पे आ ही नहीं सकता. तो ये वाली बात भी गलत हो गई. P इज स्टॉप 4. जो P है वो स्टॉप 4 पे है, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रीमिसेस में दिया है कि P जो है स्टॉप 3 पे है, तो ये बात भी गलत हो जाती है. फिर Q इज स्टॉप 3. जो Q है स्टॉप 3 पे है, ये बात तो और भी ज्यादा गलत हो गई. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्टॉप 3 पे तो P है. इज स्टॉप 1, यानी कि O जो है स्टॉप 1 पे है. तो O जो है, यानी मैं बोला था इन केस अ पैसेंजर गेट्स ऑन द बस, वो कौन सा स्टॉप होगा, वो स्टॉप 1 है. बिल्कुल वो स्टॉप 1 ही है क्योंकि O जो है स्टॉप 1 पे हो सकता है. और उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो Q स्टॉप 2 पे होना चाहिए, N स्टॉप 4 पे होना चाहिए, L स्टॉप 5 पे होना चाहिए और M स्टॉप 6 पे होना चाहिए. तो हम कहेंगे कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन A इज स्टॉप 1. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आप लोगों ने कैसे अपना जो है अपने इस चैनल के लिंक की तरफ जाना है. क्या कहते हैं,
ये ईमेल। आपने इस वेबसाइट को खोलना कैसे है, आपको कम्युनिटी टैब में आपके पास एक लिंक आया होगा, वहाँ से आपने देखना है कि उसको क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। ये वेबसाइट है, आपने यहाँ पे जो लिंक 1 लिखा है, जब इस पर जाएंगे, अपना एरो लेके जाएंगे तो आप इसको क्लिक कर सकेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाले सारे क्वेश्चंस खुल जाएंगे, जितने भी मैं आपको करा रही हूँ, बल्कि इसके अलावा भी क्वेश्चंस है। जब उस पर नेक्स्ट पेज करेंगे तो आपके पास देखिए इस तरह के 4 to 7 और क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको फर्दर मैं दिखाती चलूँ तो ये देखिए एन एम्प्लॉय हैज बीन असाइंड अ टास्क। अगर आप उसको आंसर्स चाहिए हैं तो आप इसके आंसर्स भी निकाल सकते हैं। इसके आंसर्स कैसे कि ये हमारे पास वर्बल सेक्शन भी दिए, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, वर्बल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, तो इसके आंसर भी दिए। अगर आपने एनालिटिकल सेक्शन निकाला हुआ है तो एनालिटिकल सेक्शन के आंसर क्या है, ये सेक्शन 3 में, और इस तरह के 2 तरह के एनालिटिकल सेक्शन है, सेक्शन 6 में भी है, सेक्शन 3 में भी है। तो अगर मुझे इसका आंसर निकालना है, समझे कि मैं 4 to 7 वाले का आंसर निकालना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट पे जाऊँगी और चेक करूंगी 4 to 7। देखिए वही अलॉटमेंट ऑफिस में भी आउटलाइन एज फॉलोज, और यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय हैज बीन अलॉटिंग ऑफिस टू 6 ऑफिस स्टाफ मेंबर्स। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको फर्दर कोई और वेबसाइट चाहिए तो आप क्या करें कि यहाँ पे जो है एनालिटिकल रीजनिंग पे जा सकते हैं। ये एक और वेबसाइट है जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के MCQs दिए हुए हैं, इसमें बिल्कुल अच्छे हैं। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको भी देख सकते हैं। आप अपना शो एंड हाइड आंसर एंड स्प्लेशन सारा कुछ कर सकते हैं, अपना आंसर खुद चूज़ कर सकते हैं वगैरह, ठीक है। और इसमें सिर्फ यही नहीं है, और भी ढेर सारे सेक्शंस है, क्वांटिटेटिव, वर्बल, इंटेलिजेंट, एनालिटिकल। अपनी पूरी की पूरी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो साथ साथ मैं आपके साथ वेबसाइट शेयर करती जाऊँगी, कौन कौन सी वेबसाइट आपके लिए सूटेबल है, कौन सी बेस्ट है, ताकि आप लोग अप टू डेट रहें और अपने इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसकी तरफ चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन काफ़ी ईजी तरीके से हुआ है। और इसको दिखाएंगे, मैंने मार्क्स किया हुआ है यहाँ पे। इसको मैंने मार्क्स इसलिए किया कि यहाँ पे एक आंसर लिखा हुआ है। आंसर लिखा है वो तब दिखाऊंगी जब आपको थोड़ा समझ आ जाएगी। हम पूरा ये ग्राफ स्केच कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको ये आंसर्स दिखाऊंगी। चलें अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। 3 men, टॉम, पीटर एंड जैक। 3 आदमी हैं, टॉम, पीटर और जैक। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ 1 to 9 नंबरिंग क्यों की है। ये 1 to 9 नंबरिंग इसलिए की है कि ये 9 किस्म के कॉटेजेस हैं। 1 कॉटेज, 2 कॉटेज, 3 कॉटेज, 4 कॉटेज, 5 कॉटेज, 6 कॉटेज, 7 कॉटेज, 8 कॉटेज, 9 कॉटेज। 9 किस्म के कॉटेजेस हैं, और ये 9 किस्म के कॉटेजेस के अंदर लोगों ने रहना है। कितने लोगों ने रहना है वो आपको बताते चलते हैं कि 3 आदमी हैं जिनका नाम है टॉम, पीटर और जैक, और 3 औरतें हैं, एलिजा, एनी एंड कैरन। 3 औरतें और 3 आदमी, टोटल कितने लोग हैं, 6, और कॉटेजेस कितने हैं, 9। लेकिन उनकी कंडीशंस ऐसी हैं कि हमने सारे कॉटेजेस को फिल कर देंगे। अब देखते हैं कॉटेजेस की उनकी कंडीशंस क्या है। स्पेंडिंग अ फ्यू मंथ्स एट अ हिल साइड, वो हिल साइड पे गए और वहाँ पे कुछ महीने गुजारे हैं। देयर आर टू स्टे इन अ रो ऑफ 9 कॉटेजेस। वो 9 कॉटेजेस एक रो में लगी हुई हैं, उनमें हर एक ने एक एक रात गुजारनी है, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस होंगी। ईच वन ऑफ द लिविंग इन हिज और हर ऑन कॉटेज, और हर कोई अपने अपने कॉटेज में रहेगा, कोई 2 एक साथ नहीं रह सकते। देयर आर नो अदर स्टेइंग इन द सेम रो ऑफ हाउस, इनके अलावा वहाँ और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ वही हैं 6, और उनके लिए 9 कॉटेजेस मौजूद हैं। एनी, टॉम और जैक डू नॉट वांट टू स्टे इन एनी कॉटेज विच इज एट द एंड ऑफ द रो, यानी कि एनी, टॉम और जैक जो है वो ना तो इसमें रहना चाहते हैं ना तो इसमें रहना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने एंड वाले कॉटेजेस में हमने रहना ही नहीं है, ठीक है। इसमें तो एनी, टॉम और जैक का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया है। 1 और 9 में तो वो रहेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एलिजा एंड एनी आर अनविलिंग टू स्टे बिसाइड्स एनी ऑक्युपाइड कॉटेज। एलिजा और एनी जो है वो चाहती हैं कि जो उनके इर्द गिर्द कॉटेजेस हों उसमें वो ना रहें, यानी कि जो एलिजा और एनी चाहती हैं कि उनके जो इर्द गिर्द कॉटेज है वो बिल्कुल खाली, यानी कि अगर एनी यहाँ रहेगी तो उसके जो इर्द गिर्द कॉटेज है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ना इधर कोई रहना चाहिए ना इधर कोई रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि कैरन इज नेक्स्ट टू पीटर एंड जैक। कैरन जो है वो पीटर और जैक के साथ है, यानी कैरन या तो जैक के इस साइड में, उनके इसके इर्द गिर्द पीटर और जैक होने चाहिए। तो पीटर इस तरफ या तो जैक इस तरफ, दोनों हो सकते हैं, लेकिन कैरन उनके बीच में होना लाजमी है। बिटवीन एनी एंड जैक्स कॉटेज देयर इज जस्ट 1 वेकेंट हाउस। एनी चाहती है कि उसके जो इस साइड पे जैक रहे या तो इस साइड पे जैक रहे, उसके और उसके एनी के बीच में एक कॉटेज खाली होना लाजमी, क्योंकि एनी ने पहले बोल दिया था कि मेरे लिए दोनों साइड पे खाली कॉटेज का होना लाजमी है। नन ऑफ द गर्ल्स ऑक्युपाई एडजेसेंट कॉटेजेस। किसी भी लड़की को एक साथ कॉटेज नहीं मिला, यानी एडजेसेंट कहते हैं बिल्कुल जुड़ा हुआ, यानी ये एनी अगर ये है तो कैरन को ये वाला कैरन या एलिजी को उसके साथ वाला कॉटेज नहीं मिला, ना ही कैरन और एलिजी को एक साथ मिला है, बल्कि एक ना एक फासला है या तो फिर बीच में कोई मेल आ रहा है, ठीक है।
द हाउस ऑक्यूपाइड बाय टॉम इज नेक्स्ट टू एन एंड कॉटेज, यानी कि या तो टॉम इधर रह रहा होगा, यानी कि टॉम जो है या तो इधर रह रहा होगा या तो फिर टॉम इधर रह रहा होगा, वो एंड वाले कॉटेज के साइड पे रह रहा है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया गया। अब चूंकि हमने कंडीशंस आपको सारी समझा दी हैं, अब हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व इस तरीके से करना है कि it should be noted that Annie, Eliza and Karen, Tom, Peter and Jack, a vacant cottage and the occupied cottage are represented respectively। हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, आप पूरा नाम तो लिख नहीं सकते, आपने इसलिए एग्जाम में क्या करना है कि उसके कोई नंबर्स रख लेने, या ए से आपने एनी को रिप्रेजेंट किया, ई से एलिजा को, के से कैरन को, इस तरह अल्फाबेट से आपने शो करना है। ये तो स्मॉल अल्फाबेट से, अगर दो कैरन और कैथरीन एक साथ आ रहे हैं तो आपने एक को कैपिटल से शो कर दें, एक को स्मॉल से, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे नेम लिखते रहें। उसके बाद आप कहेंगे कि मैं जो खाली कॉटेजेस होंगे उनको एक्स रिप्रेजेंट करूंगी या फिर खाली उससे रिप्रेजेंट करूंगी। चलें हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होता है। इन्होंने सबसे पहली स्टेटमेंट नंबर 3 जो सबसे इजी लग रही थी हमें, उसमें क्या बोला था कि कैरन जो है पीटर और जैक के बीच में रहेगा, या तो जैक इस तरफ या तो पीटर उस तरफ, या तो पीटर इस तरफ और जैक उस तरफ। ये बात तो बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है, ये बात तो वैलिड होती है कि स्टेटमेंट 3 हमारे पास हो गई, ठीक है, स्टेटमेंट 3 इनकी ऑक्यूपाइड हो गई। एज एनी रिफ्यूज टू लिव इन एनी कॉटेज एनी एंड कॉटेज, एनी ने रिफ्यूज कर दिया कि वो किसी भी आखिरी कॉटेज में नहीं रहेगी। स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या लिखा है कि एनी किसी आखिरी कॉटेज में नहीं रहेगी, तो इट मीन्स को कहीं बीच में आएगी। जब बीच में आएगी तो उसके इर्द गिर्द जो उसने स्टेटमेंट नंबर उसने बोला था कि एलिजा आई एम विलिंग टू स्टे बिसाइड्स एनी ऑक्यूपाइड, उसने स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला था कि मैं ना किसी ऑक्यूपाइड कॉटेज के इर्द गिर्द नहीं रहना चाहती और ना ही मैं एंड वाले कॉटेज में रहना चाहती हूँ। तो इट मीन्स के उसके दोनों साइडों पे खाली कॉटेज होना लाजमी है, तो उसके दोनों साइड पे क्या होंगे, खाली कॉटेजेस। सिंस देयर इज अ वेकेंट हाउस बिटवीन एनी एंड जैक, लेकिन हमें जैसे पता है स्टेटमेंट 4 में ये लिखा है कि एनी और जैक के दरमियान एक घर का फासला होना जरूरी है। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, पीटर, कैरन और जैक को लेके, यानी ये वाला स्टेटमेंट लेके बीच में एनी वाला ये पूरा ग्राफ इंटर कर देते हैं। जब ये ग्राफ इंटर करेंगे तो क्या ये वैलिड हो रहा है कि जैक और एनी के दरमियान सिर्फ एक घर का फासला है, यानी एक घर अनऑक्युपाइड है, एक घर में कोई भी नहीं रह रहा और एक घर का ही फासला छोड़ना है। या फिर ये वाला भी कर सकते हैं कि एनी इस तरफ आ जाए, यानी ये वाली स्टेटमेंट इस तरफ आ जाए और जैक उस तरफ, ये सारे कंडीशन उस तरफ हो जाए। या तो ये वाला ट्रू होगा या तो ये वाला ट्रू होगा, या तो एनी उसके इस साइड पे भी आ सकती है, एनी उस साइड पे, जो एनी के दोनों साइड पे जो है घर खाली हैं। ओके, नेक्स्ट हमें बोला है बिटवीन एनी जैक कॉटेज देयर इज वन जस्ट वन, ये वाला कंडीशन भी हमारे पास हो जाती है, दो तरह की कंडीशंस हमारे पास आ गई। उसके बाद हमें इन्होंने बोला था कि टॉम जो है सेकंड लास्ट में रहेगा, यानी एंड वाले कॉटेज में कोई रहे ना रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो एंड वाले कॉटेज के साथ रहना चाहते हैं, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, या तो हम इसको कर देते हैं कि टॉम इस तरफ रहना चाहिए। एसिडिन स्टेटमेंट से टॉम इज नेक्स्ट टू एन एंड हाउस, हेंस वी कैन अराइव एट द अरेंजमेंट। एसिडिन स्टेटमेंट 2, एलिजा एंड एनी डू नॉट वांट लिव नेक्स्ट टू एन ऑक्युपाइड कॉटेज। एलिजा भी क्या चाहती थी कि वो एंड वाले कॉटेज, सॉरी वो बिल्कुल किसी ऑक्युपाइड कॉटेज के साथ नहीं रहना चाहती, उसके इर्द गिर्द खाली कॉटेजेस होना लाजमी है। लेकिन एलिजा ने इस बात से इनकार नहीं किया था कि वो किसी एंड वाले कॉटेज में नहीं रहेगी। देखिए किसने इनकार किया था कि एंड वाले कॉटेज में वो नहीं रहेंगे, एनी, टॉम और जैक ने बोला था कि वो एंड वाले कॉटेज में नहीं रहेंगे, ना 9 में ना तो 1 में। तो इट मीन्स कि कौन कौन रहता है, एलिजा, कैरन और पीटर रहते हैं जो 1 और 9 में रह सकते हैं। तो लेकिन एलिजा ने एक और कंडीशन भी रखी थी कि मेरे इर्द गिर्द जो कॉटेजेस हैं वो खाली होने चाहिए। तो एलिजा को हम एंड पे रख देते हैं क्योंकि उस तरफ तो कोई कॉटेज है नहीं और इस तरफ उसका अनऑक्युपाइड कॉटेज आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये पूरा एक ग्राफ बन गया जिसमें हमें गिवन है कि टॉम जो है वो जो एंड वाले कॉटेज के साथ है, पीटर और कैरन और जैक ये सारी कंडीशन फुलफिल होते हैं। कैरन जो है पीटर और जैक के बिल्कुल बीच में, कैरन जो है पीटर और जैक के बिल्कुल बीच में, और एनी के दोनों घर के तरफ जो है अनऑक्युपाइड कॉटेजेस है और एनी और जैक के दौरान एक घर का फासला है। और जो है एलिजा जो है वो बिल्कुल किसी भी अनऑक्युपाइड के साथ नहीं रह रही। और आप देख सकते हैं कोई भी लड़की जो है एडजस्ट, अब जब सारा कुछ बना लिया, अब आप देख सकते स्टेटमेंट 5 जिसमें हमें बोला गया था कि नन ऑफ द गर्ल्स ऑक्युपाइड एडजेसेंट कॉटेजेस, जब हमने सारा कुछ किया स्टेटमेंट 5 को तो हमने देखा ही नहीं। अब अगर आप देखें तो कैरन एक लड़की है और एनी एक लड़की है और एलिजा एक लड़की है। क्या किसी लड़की के आपस में समझे कि एक साथ किसी के घर है, एनी और
एलिजा का देखें तो इनके घर में एक फासला है, ये इनके साथ जुड़े हुए घर नहीं है। तो अगर इसके साथ कैरन का देखें तो कैरन के ये दोनों मेल्स का घर है, किसी फीमेल का घर नहीं, किसी लड़की गर्ल का घर नहीं है। तो एनी उनसे काफी दूर है, एनी और उस कैरन के बीच में 2 घरों का फासला आता है, तो कोई भी लड़की का एडजेसेंट घर नहीं हुआ, और यही हमारे उसका आंसर भी है। अब हम दिखाते हैं आपको आंसर कि वो आंसर क्या था। अब हमारे पास ये है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट कैन बी सेड टू हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द अदर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। और में से हमें कौन सी स्टेटमेंट जो बाकी स्टेटमेंट से ड्राइव हुई है। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये देखें, एस कैरन, इसको मैं रब कर लेती हूँ। अब अगर आप देखें, एस कैरन इज नेक्स्ट टू पीटर एंड जैक, चूंकि कैरन जो है वो पीटर और जैक के बिल्कुल बीच में है। स्टेटमेंट 3 में हमें क्या बोला था कि कैरन जो है पीटर और जैक के बीच में है। एलिजा एंड एनी डिड नॉट वांट टू लिव नेक्स्ट टू एन ऑक्यूपाइड कॉटेज, एलिजा और एनी जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, वो ऑक्यूपाइड कॉटेजेस में नहीं रहना चाहते जिसमें कोई हो। तो इट मीन्स कि उनके दरमियान कोई ना कोई खाली जगह होंगी। स्टेटमेंट 2 में भी ये बोला। और कैरन का मैं एक लड़की के बारे में बता दिया कि वो पीटर और जैक के बिल्कुल बीच में रहेगी। None of the girls lived in adjacent cottages, कोई भी लड़की एक साथ जुड़े हुए कॉटेजेस में नहीं रही। Therefore statement 5 can be derived from the other 2 statements and D is the answer. D इसका आंसर है। और इससे हमें कैसे पता चला कि कोई भी लड़की एक साथ नहीं रह सकती एक साथ जुड़े हुए घरों में। ये नहीं बोला कि साथ वाले घर में, बल्कि जुड़े हुए घरों में। चूंकि अगर आप यहाँ से देखें, आप कहेंगे एनी और एलिजा तो रह रहे हैं, नहीं, जुड़े हुए घर नहीं है। जैसे कि कैरन और पीटर का जुड़ा हुआ घर है, इनके दरमियान एक कॉटेज का फासला आ रहा है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी ऑफ देम ऑक्यूपाई कॉटेजेस नेक्स्ट टू एन वेकेंट कॉटेज, कितने लोगों को वेकेंट कॉटेज के साथ घर मिला। वेकेंट कॉटेज के साथ घर किसको मिला, एक टॉम को मिला, एक जैक को मिला, एक एनी को मिला और एक एलिजा को मिला। कितने लोगों को मिला, यानी कि वेकेंट कॉटेज जिसके साइड पे हो। एक था टॉम, मैं बाकी को रब कर लेती हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए। अगर आप देखें तो टॉम के पास क्या है, वेकेंट घर है। फिर अगर जैक को देखें, जैक के गिर्द भी एक वेकेंट घर है। एनी को देखें, उसके गिर्द भी क्या है, एक वेकेंट घर है। एलिजा को देखें तो उसकी गिर्द भी वेकेंट घर है। बेशक कॉमन आ रहा है लेकिन वेकेंट है। 1, 2, 3, 4 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको खाली घर के साथ जो है उनका कमरा मिला। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम ऑक्यूपाई कॉटेजेस नेक्स्ट टू एन वेकेंट कॉटेज, 4। Which among these statements are true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। Annie is between Eliza and Jack, एनी जो है एलिजा और जैक के बिल्कुल बीच में। अगर आप देखें तो एनी इज बिटवीन एलिजा एंड जैक, एनी इज बिटवीन एलिजा एंड जैक, वो उनके बीच में है। एट द मोस्ट 4 persons कैन हैव ऑक्यूपाइड कॉटेजेस एट on either side of that person can have occupied cottages on other side, sorry occupied cottages उनके दोनों साइडों पे। ठीक है, 4 लोग ऐसे हैं। तो पहला, अच्छा, on either side of them, चलें इसको भी देखते हैं। इसको पहले मैं रब कर देती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि 4 कौन से लोग हैं। तो पहले तो टॉम आता है। टॉम की एक साइड अनऑक्युपाइड है, एक साइड ऑक्युपाइड है, यानी टॉम तो एक्सक्लूड होगा, टॉम नहीं आ सकता। पीटर वो शख्स है जिसके दोनों साइड पे ऑक्युपाइड कॉटेज है, यानी टॉम आता है और एक साइड पे कैरन आ रही है। फिर कैरन वो शख्स है जिसके दोनों साइड पे ऑक्युपाइड कॉटेजेस हैं। उसके बाद जैक, जैक का एक साइड ऑक्युपाइड है, दूसरी साइड ऑक्युपाइड नहीं है, तो मैं इसको नहीं लिख सकती। ठीक है। एनी उसके दोनों साइड अनऑक्युपाइड, इसको भी नहीं लिख सकती। और एलिजा, तो 2 लोग ऐसे हैं जिसके गिर्द ऑक्युपाइड कॉटेजेस आ रहे हैं। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, 2 वाला नहीं हो सकता। टॉम स्टेट्स बिसाइड पीटर, टॉम जो है पीटर के साथ रह रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि 3 वाली बात ठीक होगी। और एनी जो है एलिजा और जैक के बीच में है, ये बात भी ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ 1 and 3 ओनली, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली और तीसरी बात ठीक है, बीच वाली बात गलत है कि 4 लोग हैं जिनके गिर्द ऑक्युपाइड कॉटेजेस हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में हमारे पास है 6 साइंटिस्ट, 6 किस्म के साइंटिस्ट हैं। A, B, C, D, E, E and F are to represent a paper at a 1-day conference। इसको मैंने इस तरीके से किया है। इस ग्राफ को इतना सिंपल बनाना है आपने कि आपको जब आप वो सॉल्व करें तो आपके पास सारे आंसर सामने पड़े हुए हो। ठीक है। इसमें आपको कैसे मैंने निकाला मैं आपको बताती हूँ। 3 of them will represent their papers in the morning session, 3 उनमें से एक मॉर्निंग में करेंगे before the lunch break, whereas the other 3 will be represented in the afternoon session। आफ्टरनून को मैंने क्या कर दिया, इवनिंग कर दिया। ठीक है। The lectures have to be scheduled in such a way that they comply with the following restrictions। वो लेक्चर इस तरीके से होने चाहिए कि सारी रिस्ट्रिक्शंस इनकी फॉलो हो रही हैं। और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है उसको हम पढ़ते हैं।
अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वो ये हैं कि एक मैंने बना दिया मॉर्निंग, यानी कि आधे लोग मॉर्निंग में देंगे और आधे लोग किस में देंगे, इवनिंग में देंगे। तो जब मॉर्निंग और इवनिंग वाला ग्राफ मैं बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। और उसके मॉर्निंग में कितने लोग दे सकते हैं, 3, और इवनिंग में कितने लोग दे सकते हैं, 3। ये बात कहाँ से पता चली, ये मैं आपको ये बात मुझे पता चली यहाँ से, 3 ऑफ देम, यानी 3 लोग सुबह करेंगे और 3 ऑफ देम जो रह जाएंगे वो इवनिंग में करेंगे, यानी आफ्टरनून। ठीक है, इसको असल में ये क्या था, आफ्टरनून। ठीक है, आफ्टरनून। ओके, अब हम इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं, इनकी कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। उसके बाद कंडीशंस इनकी हैं, इन केस बी शुड प्रेजेंट हिज पेपर इमीडिएटली बिफोर सी। ये जो बी है वो सी से पहले अपना पेपर दिखाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। चाहे बी अगर पहले दिखा रहा है तो सी उसके बाद आना चाहिए। अगर बी सेकंड पे आ रहा है तो सी थर्ड पे आएगा। बी अगर फोर्थ पे आ रहा है तो सी फिफ्थ पे आएगा। बी सी फिफ्थ पे आ रहा है तो सी कहाँ आना चाहिए, 6 पे। लेकिन बी जो है कभी 6 पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बी ने सी से पहले पेपर दिखाना है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये वाली कंडीशन बिल्कुल गलत होगी कि मैं कर दूं कि बी 6 पे या तो 3 पे होगा। ठीक है, बी 3 और 6 पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बी के फौरन बाद सी ने आना है, और चूंकि 3 के बाद भी कोई ऑप्शन नहीं है और 6 के बाद भी कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों 3 के बाद क्यों कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है उसके बाद इवनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इवनिंग में अलग उसका होगा। उसके बाद देखते हैं इमीडिएटली बिफोर सीज प्रेजेंटेशन, देयर प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द लंच ब्रेक। और इनकी जो चूंकि कंडीशन भी रख दी है कि इनकी लंच ब्रेक की वजह से इनके टूटने नहीं चाहिए, वरना आप ये भी तो कह सकते हैं बी को यहाँ रख दो, यानी कि बी को यहाँ रख दो और सी को यहाँ कर दो, तभी तो बी ने सी से पहले कराया। लेकिन उन्होंने एक और कंडीशन ये रखी है कि लंच ब्रेक की वजह से उनका ये जो है ये जो प्रेजेंटेशन है उनके सेपरेट नहीं होनी चाहिए लंच ब्रेक की वजह से। यहाँ बीच में लंच ब्रेक जो आ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो इसलिए मॉर्निंग इवनिंग है जो कंसेक्टिव दिखाने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, वेट, B must be either the first or the last scientist to present his paper. D या तो पहले नंबर पे होना चाहिए या तो लास्ट नंबर पे होना चाहिए, उसके अलावा और किसी नंबर पे नहीं हो सकता। अगर D फर्स्ट नंबर पे है तो फिर B और C यहाँ आ सकते हैं, अगर D लास्ट पे तो B और C यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। अब देखते हैं उनकी कौन सी कंडीशंस जिसकी वजह से हम इसको लिखेंगे। तो हमने बता दिया कि D या तो फर्स्ट पे आएगा या तो 6 पे आएगा, और बी सी या तो 2 पे। अगर डी फर्स्ट पे तो बी तो 2 या 3 पे आ सकता है, अगर डी लास्ट पे तो बी जो है 4 या 5th पे आ सकता है। ठीक है, ओके, उसके हिसाब से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इन केस सी इज टू बी द 5th साइंटिस्ट, अगर सी जो है 5th साइंटिस्ट है, यानी कि ये वाली कंडीशन बोल रहे हैं, टू प्रेजेंट द पेपर देन बी मस्ट बी 4। तो बी कौन सा होना चाहिए, 4। तो उससे पिछला वाला क्या बनेगा, 4। ये तो बहुत इजी था। B could be placed for any of the following places in order of presenters except B could be placed for any of the following places in order of presenters except। मैंने आपको शुरू में एक कंडीशन बताई थी कि B बिल्कुल एंड पे नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं उन्होंने हमें एंड वाली कौन कौन सी कंडीशन दी है। क्या 1 पे हो सकता है, हो सकता है। B अगर हो सकता है D 6 पे चला जाए तो B 1 पे आ सकता है, सेकंड पे आ भी सकता है, थर्ड पे जी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर थर्ड पे आ गया तो सी किधर जाएगा, सी नेक्स्ट वाले में तो नहीं डाल सकते। क्यों? उन्होंने कंडीशन ये थी कि लंच ब्रेक का नहीं आना चाहिए। तो थर्ड वाला ऑप्शन फिलहाल हम इसको करते हैं थर्ड वाला। अब फोर्थ वाले में आ सकता है, फिफ्थ वाले में भी आ सकता है। अगर डी हमारे पास ऑप्शन 1 हो जाए तो हम बी को यहाँ लिख देंगे और सी हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, थर्ड, यानी कि बी जो है थर्ड पे नहीं आ सकता। इन केस एफ इज टू प्रेजेंट हिज पेपर इमीडिएटली आफ्टर डी। एफ जो है एक बंदा है, उसने अपना पेपर इमीडिएटली आफ्टर डी दिखाना है, प्रेजेंट हिज पेपर। तो डी के फौरन बाद कहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि डी की तो कंडीशन दिया तो फर्स्ट पे होगा या तो 6 पे होगा। तो यानी कि अगर एफ ने फौरन डी के बाद पेपर दिखाना है, यानी कि डी के फौरन बाद किसने दिखाना है, एफ ने दिखाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी कहाँ आएगा, 1 पे। क्योंकि डी जब 1 पे आएगा तभी तो उसके पास सेकंड और थर्ड में ऑप्शन हो गया। 6 पे आ गया तो उसके बाद तो कोई जगह ही नहीं है। कहाँ है कोई जगह भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एफ इज टू प्रेजेंट हिज पेपर इमीडिएटली आफ्टर डी प्रेजेंट हिज पेपर। सी कुड बी स्केड्यूल फॉर विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटर्स। अब आपने बताना है सी किस किस जगह पे आ सकता है। तो देखते हैं कि अगर समझे ये वाला ग्राफ हमारे पास होता है कि अगर डी हमारे पास फर्स्ट पे आएगा, क्योंकि उसके बाद एफ ने आना है, तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे एफ आएगा।
तो आपको पता है कि जब यहाँ पे एफ आ गया तो बी और सी तो यहाँ आ नहीं सकते, यहाँ पे तो कोई और आएंगे, तो डी के फौरन बाद एफ आ गया, तो इट मीन्स कि बी या तो 4 पे आएगा या तो 5th पे आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पे आ सकता है, नहीं क्योंकि वहाँ पे डी है। सेकंड पे आ सकता है, नहीं क्योंकि वहाँ पे एफ है। थर्ड पे आ सकता है, नहीं क्योंकि उसके बाद फौरन बाद सी ने आना था और थर्ड पे हम जगह नहीं है। फोर्थ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फिफ्थ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फोर्थ और फिफ्थ पे आ सकता है। और सी का हमसे पूछा, बी का नहीं है बल्कि सी का पूछा है, तो सी कहाँ पे आ सकता है, तो सी जो है बी के फौरन बाद आना है, तो बी कहाँ पे आ सकता है, 4 और 5th पे आ सकता है। तो सी कहाँ आएगा, सी या तो 5th पे आएगा या तो 6th पे आएगा। अगर 4 पे बी हुआ तो सी कहाँ आएगा, 5th पे। अगर बी जो है 5th पे हुआ तो सी कहाँ आएगा, 6th पे। तो ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है कि सी कहाँ आ सकता है, 5th पे, क्योंकि हमें 6 का ऑप्शन नहीं गिवन। तो 6 का ऑप्शन तब आता अगर बी हमारे पास 5th पे होता। तो इन्होंने हमें सी का पूछा था कि सी कहाँ पे आ सकता है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि वो आपको कितना इजी लगता है, कितना मुश्किल लगता है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके ज़्यादातर ग्राफ्स के थ्रू सॉल्व होते हैं। इस पर थोड़ा सा कोई 2-3 मिनट लगते हैं। पहले 1-2 काफ़ी टफ दिए होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए सर बस वाला क्वेश्चन था और साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन थे, बहुत ईजी थे। तो इस तरीके से जो है आप फौरन कर सकें, बस एक दफ़ा आपका स्केच अच्छा बन जाना चाहिए, ठीक है। और आपने ये नहीं करना कि सारा का टाइम इसी पे लगा देना है। आपने इस क्वेश्चन को जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है, तो आप उसको वहीं पे स्किप कर दें, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। जो भी आपके क्वांटिटेटिव और इंग्लिश के और अरिथमेटिक क्वेश्चन हैं उनको फौरन सॉल्व करें, क्योंकि उसमें आपके लॉजिकल क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT या CS के लिए अप्लाई करें तो लॉजिकल क्वेश्चन आपके मस्ट सॉल्व होने चाहिए। और पिछली वीडियोज़ में आपको समझाए हुए हैं कि किस तरीके से करने हैं, क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो इससे आपकी लॉजिक पता नहीं चलेगी कि आपको कंप्यूटर में बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं आता। तो इसलिए ऐसे आपका जो इंट्री टेस्ट है वो आपको लॉजिकल पे ज़्यादा बेस करेगा। लॉजिकल हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, और उसके बाद एनालिटिकल को आप समझ लें कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये से आपकी थिंकिंग देखी जाती है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्वर कितने हैं, कितने आप जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं अपने इस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि इस लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। 9 इंडिविजुअल्स, आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, RSTUVWXYZ are the only candidates who can serve on 3 committees A, B, C and each candidate could serve on exactly one of the committees। 3 किस्म की कमेटी है जिनका नाम है ABC और 9 किस्म के मेंबर्स जिनके नाम है RSTUVWXYZ। ये सारे नाम है और ये 3 कमेटीज हैं। कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 मेंबर मोर देन कमेटी B। कमेटी A का 1 मेंबर ज्यादा होना चाहिए कमेटी B से, यानी कि अगर कमेटी B में X नंबर है तो कमेटी B में A में कितना होना चाहिए, X + 1। X कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 5। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ कितना होना चाहिए 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज पॉसिबल दैट देयर आर नो मेंबर्स ऑफ कमेटी सी। यहाँ पे पॉसिबल ये भी है कि कमेटी सी में कोई भी मेंबर ना हो, यानी हो सकता है इसमें 8 मेंबर्स हों और इसमें 9 मेंबर हो जाएं। सॉरी 9 मेंबर कह रही हूँ, इसमें 4 मेंबर्स हों और इसमें कितने हो जाए 5 मेंबर जो टोटल कितने हो गए 5 6 7 8 9 हो गए, और कमेटी सी के लिए कोई भी मेंबर नहीं बचा। तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। इन्होंने लिखा ये है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्दर हमें इन्होंने क्या क्या कंडीशंस दी हैं। फर्दर कंडीशन हमें ये दी है, अमंग Z Y X नन कैन सर्व ऑन कमेटी A। तो यानी Z Y और X ये तीनों कमेटी A को सर्व नहीं कर सकते। तो कौन कौन कर सकता है कमेटी A को सर्व, U V W और RST UVW ये सारे कमेटी A को सर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया RST UVW। और फिर कमेटी B को कौन सर्व नहीं कर सकता उसका भी देख लेते हैं। कमेटी B को जो है पहले इसको रब कर लेते हैं और उसके बाद फिर से देखते हैं कमेटी B को। कमेटी B को WVU यानी कि W V और U ये कमेटी B को सर्व नहीं कर सकते। तो कौन सर्व कर सकता है, RST एंड XYZ ये सर्व कर सकते हैं। उसके बाद और अब C की कंडीशन है, अमंग TSR नन कैन सर्व ऑन कमेटी C। इन्होंने हमें ये लिखा है कि जो TSR है ये यानी RST ये कमेटी C को सर्व नहीं कर सकते, यानी RS
और टी जो है ये कमेटी सी को सर्व नहीं कर सकते, तो कौन सर्व कर सकता है? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये तीनों, ये 6 के 6 सर्व कर सकते हैं। तो हमने एक ग्राफ बना लिया, ए के मेंबर्स ये, बी के ये, सी की है। अब फर्दर जो हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो उस हिसाब से हमें इनके मेंबर डिक्लेयर करने, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो फिर तो इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6, तो टोटल कितने बन गए? 18 मेंबर्स बन गए। लेकिन 18 मेंबर्स तो नहीं है टोटल 9। तो इसमें कितने मेंबर्स होंगे, कौन कौन से मेंबर इसमें इंक्लूड करने हैं, कौन से इसमें इंक्लूड करने हैं, वो हम देखते हैं कैसे होगा। इन केस एनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल सर्व्स ऑन कमेटी, कहते हैं अगर कमेटी सी में कोई भी मेंबर सर्व कर सकते हैं तो कमेटी ए में बताओ कौन सा मेंबर होगा। तो अब हम अगर देखें तो कमेटी ए में कौन सा मेंबर होगा, तो हम इसमें देखते हैं RST। जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपने क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना, जो आपने स्केच किया ग्राफ उसकी तरफ नहीं देखना, आपने ऑप्शंस की तरफ देखना है। ऑप्शंस को गौर से देखना है कि ऑप्शन में क्या गिवन है, क्योंकि जब आप ऑप्शंस पे गौर करते हैं तो आपके पास 5 किस्म के ऑप्शंस दिए होते हैं या 4 किस्म के ऑप्शन होते हैं। जब आप एक एक को रिमूव करते जाते हैं, एलिमिनेट करते जाते हैं, तो आपके पास जो स्पेसिफिक आंसर होता है बच जाता है। तो चलते हैं हमारे पास कमेटी ए में कौन आएगा, तो कमेटी ए में सबसे पहले जी आ रहा है। तो क्या जी आ सकता है, लेकिन वो तो एलिमिनेट हुआ है क्योंकि उन्होंने बोला था कि जी कैन नॉट बी सर्व ऑन कमेटी ए, तो जी वाला ऑप्शन गया। उसके बाद उन्होंने बोला वाई का ऑप्शन क्या सर्व कर सकते हैं, नहीं वो भी नहीं कर सकते। डब्ल्यू, उसको देखते हैं क्या वो सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। लेकिन टी क्या सर्व कर सकता है, नहीं, क्योंकि वो तो कमेटी बी को सर्व कर रहा है, ठीक है। कमेटी बी को क्या सर्व कर रहा है, बी। और एस कर सकता है, नहीं, वो भी कमेटी बी को सर्व कर रहा है। क्योंकि W को हमने इसलिए चूज किया क्योंकि ऊपर अगर आप कंडीशन देखें, अब आप कह रहे होंगे W भी तो C को सर्व कर रहा है, इसको भी तो खत्म करें, नहीं, उन्होंने हमें एक कंडीशन ये दी थी कि इट इज पॉसिबल डेट नो मेंबर्स ऑफ कमेटी सी, के कमेटी सी के कोई भी मेंबर्स ना हो। तो इस बात का फायदा उठाते हुए हम कमेटी सी के जो मेंबर्स हैं उनको हम उठा सकते हैं। तो मैंने कमेटी सी का एक मेंबर उठा लिया जिसका नाम है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू उठा लिया क्योंकि मुझे पता है कमेटी सी में कोई मेंबर भी ना हो तो कोई मसला नहीं, कि ऊपर कंडीशन वैलिड है। तो टी और एस हो सकता है कि वो बी वाले ही मेंबर हो, तो मैं उसमें कुछ नहीं उठा सकती क्योंकि उसके ये नहीं बोला था कि इसमें हो सकता कोई मेंबर ना हो, लेकिन सी के बारे में कंफर्म था कि उसमें कोई मेंबर नहीं भी हो सकते, तो मैं इसके मेंबर्स ए में डाल सकती हूँ। तो ए का मेंबर क्या हुआ, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कंफर्म हो गया कि ए का ही मेंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन केस टी एस एंड एक्स आर द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी, द टोटल मेंबरशिप ऑफ कमेटी सी शुड बी। यानी कि समझो, ये आपसे बात की गई है कि आप ये समझें कि एक्स टी और एक्स टी और एस जो है आर द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी, यानी ये तीनों वाहिद वो लोग हैं जो सिर्फ कमेटी बी को सर्व करेंगे और ये जो बाकी हैं ये सर्व नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको दोबारा से स्केच करती हूँ कि कमेटी बी को कौन सर्व करेगा, एस टी और एक्स करेंगे, कौन नहीं कर रहा, आर भी नहीं करेगा, वाई भी नहीं करेगा और जेड भी नहीं करेगा। तो 3 मेंबर्स आएंगे। इसके बी के कितने मेंबर्स हो गए, 3 मेंबर सर्व करेंगे। तो कमेटी ए के कितने मेंबर होने चाहिए, 3 + 1 4, तो 3 + 1 4। तो इसमें से मुझे 4 मेंबर्स चूज करने हैं कि 4 मेंबर्स वो कौन से होंगे। तो हमें पता चल गया ए में से एस तो निकल गया क्योंकि एस तो बी को सर्व नहीं कर सकता, एस तो ए को सर्व नहीं कर सकता क्योंकि वो तो बी को कर रहा है। इस कंडीशन के हिसाब से देखें कि उन्होंने हमें बोल दिया है कि कमेटी बी को जो है टी और एक्स जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ कमेटी बी को सर्व करेंगे। तो बताएं तो टोटल मेंबरशिप ऑफ कमेटी सी शुड बी, कमेटी सी में कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो आपको पता है कि टोटल कितने मेंबर्स हैं, 9, और कमेटी ए को कितने सर्व करें, 4, कमेटी बी को 3, क्योंकि हमें पता है कि 3 को अगर कमेटी बी को 3 कर रहे हैं तो कमेटी ए को से एक ज्यादा होना चाहिए। तो कमेटी ए का कितना होगा, 4, 4, 5, 6, 7। तो 7, 9 में से 7 माइनस करो, पीछे कितने बचते हैं, 2। तो यानी कमेटी सी को 2 मेंबर सर्व करेंगे। अब हमने ये भी बताना है कमेटी सी को 2 मेंबर्स कौन से सर्व करेंगे। तो अब सबसे पहले हमें ये पता चला कि एस टी और एक्स जो है वो तो कमेटी बी को करें, तो ये यहाँ से तो एस टी और एक्स तो चले गए, यहाँ से एक्स भी चला गया, एक्स भी नहीं कर सकता। क्यों, कमेटी सी में से एक्स क्यों चला गया, क्योंकि वो कमेटी बी की तरफ चला गया। क्यों, एक मेंबर एट अ टाइम एक कमेटी को ही सर्व कर सकता है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि एस टी एक्स जब बी की तरफ चला गया तो ए की तरफ से जो एस और टी उसमें इंक्लूड हुए थे, जो कॉमन थे, तो वो सारे निकलते जाएंगे। तो एस और टी जो था ए में आ रहा था तो वहां से निकल गए, और एक्स जो था वो कमेटी सी में आ रहा था तो वहां से निकल गया। उसके बाद हमारे पास आया आर। आर चूंकि कमेटी सी में जा ही नहीं सकता क्योंकि आर कमेटी सी में काम नहीं कर सकता, और आर जो है बी ने भी नहीं लिया, तो आर किसका मेंबर हो गया, ए का। और यू और वी भी ए के मेंबर हो गए। कैसे, क्योंकि ए के मेंबर कितने होने चाहिए, 4, तो मेंबर 4 बनते हैं, आर यू वी डब्ल्यू। और बी के कितने बने, एस टी एक्स। यू वी जो है किसके मेंबर बन गए, ए के। और फिर कमेटी सी के कितने मेंबर्स बचे, वाई एंड
जी। तो हम इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, y एंड z, ऑप्शन ए होगा y एंड z। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, लेकिन वो आपने खुद करना है ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। जब उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा अंदाजा होता रहेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व है। आपने ऊपर से सॉल्व करना है ताकि आपको एक दफ़ा ग्रिप बनती जाए। अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विच कुड कॉन्स्टिट्यूट द मेंबरशिप ऑफ कमेटी सी, जो हमारे पास अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, जो हमें कॉम्बिनेशन दिए हैं, आपने इसके कॉम्बिनेशंस नहीं देखने कि ये इसका ये बन गया, बी के कितने मेंबर और सी के कितने। अब देखिए सी के 2 मेंबर है वाई जी, और बी के कितने एस टी एक्स, और ए के कितने हैं यू वी आर डब्ल्यू। तो हमने सारे मेंबर्स निकाली हैं सिर्फ इन 2 कंडीशन से। लेकिन इन्होंने बोला है कि जो नीचे ये गिवन कंडीशन है ये वाले, इनमें से बताएं विच कुड कॉन्स्टिट्यूट द मेंबरशिप ऑफ कमेटी सी, कमेटी सी के मेंबरशिप कौन होंगे। तो ये जो है आपका समझ लें, होमवर्क समझ लें, या फिर आपने खुद करना है। और जो कमेंट में बिल्कुल परफेक्ट बताएगा, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताएगा, उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा ताकि बाकियों को उसे हेल्प मिलती रहे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में आप शेयर करते जाएं ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे। और फर्दर जो है हमारे इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग के और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के कोर्सेज आएंगे, तो उसके लिए इसके साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।